हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन। बहुत सारी थ्योरीज दी गई थी इसे एक्सप्लेन करने के लिए, लेकिन जो सबसे पॉपुलर थ्योरी है वो है स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। इस थ्योरी को दिया था एफ हक्सले एंड हैंसन ने 1958 में सबसे पहले। उसके बाद इसे मॉडिफाइड किया था एच.ई. हक्सले ने। ये थ्योरी कहती क्या है पहले ये जानते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, एक्टिन फिलामेंट जो होता है जब भी मसल कॉन्ट्रैक्ट करती है तो एक्टिन फिलामेंट मायोसिन फिलामेंट के ऊपर स्लाइड करता है अंदर की तरफ। यानी कि जो एक्टिन फिलामेंट्स हैं, दीज एक्टिन फिलामेंट स्लाइड्स ओवर मायोसिन फिलामेंट। तो जब ये स्लाइड करते हैं तो ये एक दूसरे के एकदम क्लोज आ जाते हैं। तो जब ये क्लोज आ जाएंगे, जब ये स्लाइड करेंगे और एक दूसरे के पास आएंगे तो क्या होगा, जेड बैंड जिनसे ये एक्टिन फिलामेंट अटैच है वो भी एक दूसरे के क्लोज आने लगेंगे। तो जेड लाइन से जेड लाइन तक क्या होता है, सार्कोमियर, जो कि एक कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट है, यानी सार्कोमियर में कॉन्ट्रैक्शन होगा। ठीक है, एक चीज यहाँ नोटिस करने की है कि जब स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी के हिसाब से जब भी मसल कॉन्ट्रैक्ट होता है तो एक्टिन या मायोसिन फिलामेंट के साइज में कोई अंतर नहीं आता, वो वैसे के वैसे रहते हैं। सिर्फ सार्कोमियर जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करता है, इसलिए कॉन्ट्रैक्ट करता है क्योंकि एक्टिन फिलामेंट मायोसिन के ऊपर स्लाइड करता है। अब ये इतना स्लाइड कर जाता है, अंदर इतने पास आ जाते हैं कि ये दोनों एक दूसरे से जाके अटैच चिपक जाते हैं, एक दूसरे के एकदम क्लोज आ जाते हैं, जिसकी वजह से क्या है, जो एच जोन है, बीच वाला जोन है, वो बिल्कुल डिसअपियर हो जाता है। जो एच बैंड है, मैंने बताया था कि वो बैंड जो कि फिलामेंट, बीच का जो बैंड होता है जिसमें से फिलामेंट्स होते हैं, मायोसिन हेड नहीं होता, एक्टिन फिलामेंट नहीं होता, उसे एच बैंड कहते हैं। तो जब ये एक्टिन फिलामेंट स्लाइड करके अंदर आ गए और एक दूसरे से जाके चिपक जाते हैं तो क्या होता है कि एच बैंड जो होता है वो टोटली डिसअपियर हो जाता है। अच्छा, एक चीज़ और कि जब कॉन्ट्रैक्शन होता है तो जो डार्क बैंड है जो कि मायोसिन फिलामेंट का बना है उसके साइज में कोई अंतर नहीं आता, वो उतने का उतना ही रहता है। लेकिन सिंस जो एक्टिन फिलामेंट है वो अंदर की तरफ स्लाइड कर रहे हैं तो क्या होगा कि जो लाइट बैंड है उसका साइज छोटा हो जाएगा, वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाएंगे तो वो जो लाइट बैंड है उसका साइज जो होता है वो रिड्यूस हो जाता है। तो इस तरह से एक सार्कोमियर का बताया कि सार्कोमियर में कैसे कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, जेड बैंड एक दूसरे के पास आ रहे हैं, वो इसलिए आ रहे हैं क्योंकि एक्टिन फिलामेंट जो है वो मायोसिन के ऊपर स्लाइड करता है और इतना स्लाइड करता है कि वो एक दूसरे के क्लोज कांटेक्ट में आ जाते हैं। तो इस तरह से सार्कोमियर में कॉन्ट्रैक्शन होता है और जितने भी मायोफाइब्रस में सार्कोमियर होते हैं सब में कॉन्ट्रैक्शन इस तरह से होता है। तो अब जानते हैं कि इसका मैकेनिज्म क्या है, ऐसा क्यों होता है कि एक्टिन फिलामेंट मायोसिन के ऊपर स्लाइड करते हैं। जब मैं आपको लास्ट वीडियो में बताया था मसल फाइबर के स्ट्रक्चर के बारे में, जो मसल फाइबर है वो मसल सेल को रिप्रेजेंट करता है, इसको मायोफाइबर भी बोलते हैं। इसकी जो मेम्ब्रेन होती है उसे बोलते हैं सार्कोलेमा, इसके अंदर जो साइटोप्लाज्म होता है उसे बोलते हैं सार्कोप्लाज्म। ये मल्टी न्यूक्लिएट सेल होती है, जो न्यूक्लियस होते हैं वो सार्कोलेमा के नीचे पेरीफेरी पे प्रेजेंट होते हैं। इनके अंदर मायोफाइब्रिल्स का बंडल पाया जाता है जो एक दूसरे के पैरेलल अरेंज होते हैं। साथ में सार्कोप्लाज्म में माइटोकॉन्ड्रिया होता है और सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, यहाँ पे उसे बोलते हैं सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम का पूरा नेटवर्क प्रेजेंट होता है। जो मायोफाइब्रल्स होते हैं वो एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट के बने होते हैं, जो कि लाइट और डार्क बैंड बनाता है। ये जो सार्कोलेमा होती है उसमें ब्लड वेसल की सप्लाई तो होती है, साथ में यहाँ पे मोटर न्यूरॉन्स नर्व इम्पल्स लेकर आती हैं। अब हम ये समझते हैं कि आखिर ये जो मैकेनिज्म है मसल कॉन्ट्रैक्शन का वो कैसे होता है। जैसे मैंने आपको बताया कि जो मोटर न्यूरॉन्स होते हैं वो जो मसल फाइबर हैं वहाँ पर नर्व इम्पल्स लेकर आते हैं। तो ये मैंने एक डायग्राम बनाया जिसमें ये जो आपको दिख रहा है ये है टर्मिनल नॉब ऑफ एक्सोन ऑफ मोटर न्यूरॉन, ठीक है, और ये है सार्कोलेमा। ये पूरा एक मसल फाइबर है जिसकी मेम्ब्रेन है सार्कोलेमा, ठीक है। तो इसके जंक्शन को मोटर न्यूरॉन और मसल फाइबर के जंक्शन को, जैसे मैंने बताया कि दो न्यूरॉन्स जो होते हैं एक दूसरे से सिनेप्स के थ्रू जुड़े होते हैं, ये मैंने आपको पहले वीडियोस में बताया है। तो यहाँ पर जो न्यूरॉन और मसल फाइबर का जो जंक्शन है उसे सिनेप्स नहीं कहते, उसे बोलते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन और मोटर एंड प्लेट। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन या इसे मोटर एंड प्लेट भी कहते हैं इस जंक्शन को। तो एक न्यूरॉन जो होता है वो एक मसल फाइबर में भी नर्व इम्पल्स ला सकता है या एक से ज़्यादा मसल फाइबर में नर्व इम्पल्स ला सकता है। तो न्यूरॉन और मसल फाइबर मिलकर बनाते हैं मोटर यूनिट। जब न्यूरॉन जितने मसल फाइबर को नर्व इम्पल्स देता है
उनको एक साथ बोलते हैं मोटर यूनिट। अब मैंने बताया जैसे एक मसल फाइबर को भी नर्व इम्पल्स दे सकता है, एक से ज़्यादा को। कभी कभी क्या होता है, जैसे मैंने एक डायग्राम बनाया है, एक न्यूरॉन है और न्यूरॉन में क्या होता है कि जो एक्सॉन होते हैं उससे लेटरल ब्रांचेस निकलते हैं। तो एक्सॉन एक तो सीधी ब्रांच जा रही है, दो लेटरल ब्रांचेस जैसे यहाँ इस डायग्राम में है, दो या दो से ज़्यादा कितनी भी ब्रांचेस निकल सकती हैं। तो क्या होता है कि ये एक मसल फाइबर को नर्व इम्पल्स नहीं भेजता, ये इसकी जो लेटरल ब्रांचेस होती हैं वो भी मसल फाइबर को नर्व इम्पल्स दे रही हैं। तो जो न्यूरॉन है और ये मसल फाइबर्स हैं, इनको कंबाइंडली हम बोलते हैं मोटर यूनिट। तो ज़रूरी नहीं है कि न्यूरॉन एक ही मसल फाइबर को दे, एक से ज़्यादा मसल फाइबर को भी नर्व इम्पल्स दे सकता है। तो न्यूरॉन और मसल फाइबर के इस कॉम्बिनेशन को बोलते हैं मोटर यूनिट। तो यहाँ पे जैसे ये बनाया है, टर्मिनल नॉब है एक एक्सॉन का। अब जैसे मैंने बताया था पहले की वीडियोस में कि जो टर्मिनल नॉब होता है उसमें माइटोकॉन्ड्रिया तो होते हैं, साथ में इसमें होते हैं सिनेप्टिक वेसिकल्स। सिनेप्टिक वेसिकल में क्या होता है, न्यूरोट्रांसमीटर सब्सटेंस भरे होते हैं। तो जो न्यूरोट्रांसमीटर सब्सटेंस मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है वो होता है एसिटाइल कोलिन। और ये जो सार्कोलेमा है, इस मेम्ब्रेन के ऊपर रिसेप्टर्स पाए जाते हैं जो कि एसिटाइल कोलिन के रिसेप्टर्स होते हैं। तो ये है रिसेप्टर्स फॉर एसिटाइल कोलिन। अब क्या होता है कि जैसे में नर्व इम्पल्स आती है, ठीक है। अच्छा, ये मैकेनिज्म एक्सप्लेन करने से पहले एक चीज़ और बताना चाहती हूँ कि जो सार्कोलेमा है वो स्मूथ ना होकर इस तरह के डिप्रेशन पाए जाते हैं। सार्कोलेमा में इस तरह के डिप्रेशन पाए जाते हैं। ये एक डिप्रेशन नहीं, सारी जितनी भी सार्कोलेमा होती है, पूरी मसल फाइबर की जो सार्कोलेमा है उसमें इस तरह के डिप्रेशन पाए जाते हैं। इन डिप्रेशन को बोलते हैं टी टिब्यूल्स, ठीक है। अब सार्कोलेमा में जो होते हैं ये सोडियम आयन के चैनल्स है, रिसेप्टर साइट्स तो प्रेजेंट ही होती हैं न्यूरोट्रांसमीटर के लिए, साथ में सोडियम आयन्स के और दूसरे आयन्स के चैनल्स होते हैं जैसे नॉर्मल प्लाज्मा मेम्ब्रेन में होते हैं। अब ये जो टी टिब्यूल्स है, अब मैंने बताया कि जो ये मसल फाइबर है, मसल फाइबर का सार्कोप्लाज्म में क्या होगा, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। तो ये जो हमने बनाया हुआ है ये है टर्मिनल सिस्टर्नी ऑफ एसआर यानी सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम की टर्मिनल सिस्टर्नी है जो टी टिब्यूल्स के पास है। तो टी टिब्यूल्स और सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम की टर्मिनल सिस्टर्नी, ये तीनों का जो कॉम्बिनेशन है इसे बोलते हैं ट्रायड, ठीक है। इसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ट्रायड। और ये जो है वो है टी टिब्यूल्स, ठीक है। जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उसमें बहुत अमाउंट में कैल्शियम आयंस प्रेजेंट होते हैं, लेकिन अभी ये कैल्शियम आयन बाहर नहीं निकल पाते। ये कैल्शियम आयन जो होते हैं मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए बहुत ज़रूरी है, लेकिन अभी ये बाहर नहीं निकल पाते। अब ये होता, अब कैसे मैकेनिज्म समझते हैं कि क्या होता है जिससे मसल कॉन्ट्रैक्शन होती है। जब जैसे ये टर्मिनल नोब है, एक्सोन के थ्रू क्या होता है, ये नर्व इम्पल्स आ रही है। अब मैंने जब न्यूरल ट्रांसमिशन बता रही थी तब मैंने ये बताया था कि जैसे ही नर्व इम्पल्स आती है तो जो टर्मिनल नोब है उसमें जो कैल्शियम आयन के टर्मिनल नोब की जो मेम्ब्रेन है उसमें जो कैल्शियम आयन के चैनल्स हैं वो खुल जाते हैं और कैल्शियम आयन अंदर आने लगता है। ये कैल्शियम आयन जाके सिनेप्टिक वेसिकल से बाउंड हो जाता है और इसे पुश करता है मेम्ब्रेन की तरफ। ये सिनेप्टिक वेसिकल मेम्ब्रेन से जाके फ्यूज़ हो जाती हैं और इनके अंदर का जो न्यूरोट्रांसमीटर सब्सटेंस है वो रिलीज़ हो जाते हैं और ये आ जाते हैं सिनेप्टिक क्लेफ्ट में, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे मैंने बताया सार्कोलेमा है, सार्कोलेमा में इन न्यूरोट्रांसमीटर सब्सटेंस के लिए रिसेप्टर साइट्स प्रेजेंट होती हैं। तो ये जो न्यूरोट्रांसमीटर एसिटाइल कोलिन रिलीज हुआ है ये इन रिसेप्टर साइट से जाके अटैच हो जाता है। जैसे ही ये रिसेप्टर साइट से जाके अटैच होगा तो ये जो मेम्ब्रेन है सार्कोलेमा की और ये टी टिब्यूल्स की मेम्ब्रेन है, इसमें प्रेजेंट सोडियम आयंस के जो चैनल्स हैं जो कि बंद थे वो खुल जाते हैं। जब ये चैनल्स खुल जाते हैं तो बाहर से जो सोडियम है ECF से वो अंदर आने लगता है, ठीक है। जब ये अंदर आने लगता है तो अंदर का क्या माहौल होता है, वैसे पहले क्या था, नेगेटिव था, अब वो क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है। पॉजिटिव हो जाता है यानी कि मेम्ब्रेन क्या हो जाती है, डीपोलराइज हो जाती है। जब ये मेम्ब्रेन डीपोलराइज हो जाती है तो ये सिग्नल का काम करती है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मेम्ब्रेन के लिए। तो जब ये मेम्ब्रेन डीपोलराइज हुई तो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जो मेम्ब्रेन है उसमें प्रेजेंट कैल्शियम आयंस के जो चैनल्स होते हैं वो खुल जाते हैं और सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जितना भी कैल्शियम आयन है वो धीरे धीरे बाहर आने लगते हैं। जब ये बाहर आने लगते हैं तो क्या होता है कि जैसे ये मैंने बताया कि एक मसल फाइबर है, मसल फाइबर के अंदर क्या होते हैं, मायोफाइब्रिल्स
प्रेजेंट होते हैं, बहुत सारे मायोफाइब्रिल्स का बंडल प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पे समझाने के लिए ये जो मैंने बनाया ये एक मायोफाइब्रिल है, जिससे आपको समझ में आए कि क्या जिसमें ये एक्टिन फिलामेंट है, ये मायोसिन फिलामेंट है। ये समझाने के लिए बड़ा बनाया है, वैसे बहुत सारे मायोफाइब्रिल्स इस सार्कोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं। तो जब ये कैल्शियम आयन रिलीज होते हैं तो ये कैल्शियम आयन क्या होगा, ट्रोपोनिन जो एक्टिन फिलामेंट की ट्रोपोनिन प्रोटीन है उसकी कैल्शियम बाइंडिंग सब यूनिट से जाकर ये बाउंड हो जाते हैं। ठीक है, जो कैल्शियम आयन रिलीज हुए वो ट्रोपोनिन की कैल्शियम बाइंडिंग यूनिट से जाके ये बाउंड हो जाते हैं। अब कैल्शियम के बाउंड होते ही क्या चेंजेस आते हैं वो अब हम समझते हैं। जब मैंने आपको एक्टिन और मायोसिन का स्ट्रक्चर बताया था तब मैंने एक बात बताई थी कि जो एक्टिन फिलामेंट होता है वो 3 तरह की प्रोटीन का बना होता है। एक तो होती है एफ एक्टिन जो कि बनी होती है जी एक्टिन मोनोमर से। जी एक्टिन यानी ग्लोबुलर एक्टिन होता है, ये जो सब यूनिट है ये जुड़कर फिलामेंटस एक्टिन यानी कि एफ एक्टिन बनाती हैं। ठीक है, ये जो जी एक्टिन होता है इस पे एक्टिव साइट होती है, प्रेजेंट होती है, जो मायोसिन अटैचमेंट की साइट है वो प्रेजेंट होती है। दूसरी होती है ट्रोपोमायोसिन जो इस एफ एक्टिन पर इस तरह से अरेंज होती है कि जो एक्टिव साइट है मायोसिन की जो अटैचमेंट साइट होती है वो इससे ढकी हुई होती है। तीसरी होती है ट्रोपोनिन जो कि 3 सब यूनिट की बनी होती है, टीपीटी, टीपीआई और टीपीसी। टीपीसी कैल्शियम बाइंडिंग सब यूनिट है जिस पर कैल्शियम अटैच होता है। तो ये जो ट्रोपोनिन प्रोटीन है ये टीपीटी सब यूनिट से ट्रोपोमायोसिन से जुड़ी होती है। तो ये 3 तरह की प्रोटीन एक्टिन फिलामेंट बनाती है। और मैंने मायोसिन मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर में बताया था कि मायोसिन जो मॉलिक्यूल होता है इसमें टेल होती है और हेड होता है। एक चीज़ और बताना चाहूँगी कि ये जो मोनोमर है, जैसे एफ एक्टिन का मोनोमर ये जी एक्टिन होता है, ऐसी मायोसिन फिलामेंट का मोनोमर ये मॉलिक्यूल होता है, इसे बोलते हैं मैरोमायोसिन। इसके 2 पार्ट होते हैं, टेल और हेड। टेल को बोलते हैं लाइट मैरोमायोसिन और हेड जो होता है उसे बोलते हैं हैवी मैरोमायोसिन। जो हेड होता है, हेड पर 2 बाइंडिंग साइट्स होती हैं, एक तो एक्टिन बाइंडिंग साइट्स होती है, एक होती है एटीपी बाइंडिंग साइट जिस पर एटीपी बाइंड करता है। ये जो एक्टिन बाइंडिंग साइट होती है वो जी एक्टिन की मायोसिन बाइंडिंग साइट से जाकर अटैच होती है। जब मसल कॉन्ट्रैक्शन होता है तो ये इससे अटैच होकर क्रॉस ब्रिज बनाती है। लेकिन जब मसल रिलैक्स पोजीशन में होती है तब ये जो ट्रोपोमायोसिन है ये जी एक्टिन की मायोसिन बाइंडिंग साइट को ढक लेता है, जिससे कि इन दोनों के बीच में क्रॉस ब्रिज नहीं बन पाता। अच्छा, इसके अलावा जो हेड होता है मायोसिन का, मैरोमायोसिन का, उसमें एटीपेज एक्टिविटी भी पाई जाती है। एटीपेज वो एंजाइम होता है जो एटीपी को हाइड्रोलाइज कर देता है एटीपी में और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में, और इसमें एनर्जी, इस प्रोसेस में एनर्जी रिलीज होती है। इस तरह के जो मैरोमायोसिन मॉलिक्यूल्स हैं वो जुड़कर मायोसिन फिलामेंट बनाते हैं, और मायोसिन फिलामेंट जो होते हैं बीच में ये जो एम लाइन देख रहे हैं ये इससे अटैच होते हैं। तो इस तरह से ये मायोसिन फिलामेंट मैरोमायोसिन सब यूनिट से मिलकर मोनोमर से मिलकर बना होता है। तो ये मैंने जब स्ट्रक्चर बताया तो ये बताया था कि ये रिलैक्स पोजीशन में। लेकिन जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि जब कैल्शियम आयन ट्रोपोनिन से बाउंड हो जाते हैं तब क्या चेंजेस होता है। तब क्या होता है, जैसे ही कैल्शियम आयन ट्रोपोनिन से जाके बाउंड होते हैं तो क्या होता है, जो ट्रोपोनिन प्रोटीन है उसमें कुछ कन्फर्मेशनल चेंजेस आते हैं। कन्फर्मेशनल चेंजेस यानी स्ट्रक्चरल चेंजेस आते हैं और ये थोड़ा सा ट्विस्ट कर जाती है। जब ये ट्रोपोनिन प्रोटीन ट्विस्ट करेगी, सिंस ये किससे अटैच है, ट्रोपोमायोसिन से, तो जब ये ट्विस्ट करती है तो ट्रोपोमायोसिन भी ट्विस्ट करता है और थोड़ा सा शिफ्ट हो जाता है अपनी जगह से। जब ये अपनी जगह से शिफ्ट हो जाता है तो जो मायोसिन बाइंडिंग साइट प्रेजेंट थी जी एक्टिन में वो ओपन हो जाती हैं, वो खुल जाती हैं। अब क्या होता है, ये एक्टिन फिलामेंट है और ये है मायोसिन फिलामेंट, ये मायोसिन फिलामेंट का हेड है। अब मायोसिन, ये जो जी एक्टिन में प्रेजेंट मायोसिन बाइंडिंग साइट है ये ओपन है इससे क्रॉस ब्रिज बनाने के लिए, लेकिन अभी ये नहीं बना सकता क्योंकि इसको चाहिए एनर्जी। ये एनर्जी कहाँ से मिलती है, एटीपी से। एटीपी कहाँ से मिलते हैं, जो मायोफाइबर या मसल सेल में जो माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं उनमें ग्लाइकोजन, फैटी एसिड्स एक्सेट्रा के मेटाबॉलिज्म से जो एटीपी प्रोड्यूस होते हैं वहाँ से ये मिलते हैं। अब ये जो एटीपी है, जब एटीपी का एक मॉलिक्यूल आके इससे बाउंड हो जाता है तो
मायोसिन हेड में जो एटीपीएज एंजाइम प्रेजेंट है वो इस एटीपी को हाइड्रोलाइज कर देता है एडीपी में और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में, और इस प्रोसेस में एनर्जी रिलीज होती है, जिसका यूज़ ये मायोसिन हेड जो होता है इसके साथ जी एक्टिन में जो प्रेजेंट मायोसिन बाइंडिंग साइट है उससे अटैच होने में करता है, और ये बनाता है क्रॉस ब्रिज। साथ में इस एनर्जी का यूज़ करके ये क्या करेगा, पहले तो ये क्रॉस ब्रिज बनाएगा, उसके बाद ये जो एक्टिन फिलामेंट है उसको अंदर की तरफ पुश करेगा। अभी तो ये जैसे एक हेड बनाया, दो हेड बनाया है, ये जितने भी हेड होते हैं मायोसिन हेड उनमें सब में ये प्रोसेस होता है। एटीपी अटैच होता है, एटीपीएज एंजाइम उसे हाइड्रोलाइज कर देता है, एनर्जी रिलीज होती है, उस एनर्जी से ये जो मायोसिन हेड है वो एफ एक्टिन के संग क्रॉस ब्रिज बनाते हैं और उसे पुश करते हैं अंदर की तरफ। तो सारे ये जो प्रोसेस है बार बार होता है, एक बार थोड़ा सा पुश किया, फिर वापस से एटीपी अटैच हुआ, फिर ये उठे, क्रॉस ब्रिज बनाया, अंदर की तरफ एक्टिन फिलामेंट को पुश किया। तो ये जो प्रोसेस है ये बार बार होता है, और ये जो एक्टिन फिलामेंट है ये अंदर की तरफ स्लाइड करता है, जैसा कि मैंने आपको इसमें बताया था। जैसे ये हेड है, जब एटीपी से ये अटैच हो गया तो इसने इसके संग क्रॉस ब्रिज बना लिया। जब क्रॉस ब्रिज बना लिया तो उसी एनर्जी का यूज़ करके ये एक्टिन फिलामेंट को अंदर की तरफ पुश करेगा, जिससे क्या होगा, जितने भी हेड होते हैं वो इस तरह से एक्टिन फिलामेंट को पुश करते हैं, तो क्या होगा कि जो एक्टिन फिलामेंट है वो अंदर की तरफ स्लाइड करता है। इस तरह से एक्टिन फिलामेंट अंदर की तरफ स्लाइड करते हैं और एक दूसरे के एकदम पास आ जाते हैं, और एच जोन जो होता है वो कम्प्लीटली डिसअपियर हो जाता है, और ये जो जेड लाइन है वो भी आपस में एक दूसरे के पास आ जाती हैं और मसल कॉन्ट्रैक्ट कर जाती है। तो इस तरह से ये प्रोसेस होता है मसल कॉन्ट्रैक्शन का। अब क्या होता है कि अगर जब रिलैक्सेशन होता है, यानी कि सपोज अगर ये जो इम्पल्स मिल रही है ये मिलना बंद हो जाती है, तो क्या होता है, जब ये इम्पल्स मिलनी बंद हो जाती है तो न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होना बंद हो जाते हैं, और ये जो न्यूरोट्रांसमीटर प्रेजेंट होते हैं सिनेप्टिक क्लेफ्ट में वो एंजाइम से ब्रेक डाउन हो जाते हैं। तो एसिटाइल कोलाइन के लिए जो एंजाइम है जो इसे डिग्रेड कर देता है वो होता है, या ब्रेक डाउन कर देता है, वो होता है एसिटाइल कोलाइन एस्ट्रेज। तो ये जो न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं ये ब्रेक डाउन हो जाते हैं, एंजाइम इनको ब्रेक डाउन कर देता है। अब क्या होता है कि जो कैल्शियम, जब ये इम्पल्स मिलनी बंद हो गई, यानी कि डीपोलराइजेशन नहीं हुआ, तो क्या हुआ कि जो कैल्शियम आयंस जो अटैच थे ट्रोपोनिन से ये वापस से अलग हो जाते हैं ट्रोपोनिन से, और ये जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इसमें ये वापस चले जाते हैं। जब ये वापस चले जाते हैं तो क्या होगा कि जो ट्रोपोनिन है, जो कन्फर्मेशनल चेंज हुए थे ट्रोपोनिन में कैल्शियम अटैचमेंट की वजह से, वो वापस से अपनी पुरानी पोजीशन में आ जाता है। जैसा कि इसमें बताया था कि जब कैल्शियम अटैच हुआ था तो ट्रोपोनिन में जो कन्फर्मेशनल चेंज हुए थे, जब ये कैल्शियम हट जाता है तो ये वापस से अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाता है, और ये जो ट्रोपोमायोसिन है ये वापस से इस बाइंडिंग साइट्स को ढक लेता है। जब ये बाइंडिंग साइट्स को ढक लेता है तो क्या होता है कि जो अटैचमेंट है, ये जो क्रॉस ब्रिज है, ये टूट जाते हैं, और हेड जो होता है वो एफ एक्टिन से अलग हो जाता है और वापस से अपनी रिलैक्स पोजीशन में आ जाता है। तो इस तरह से रिलैक्सेशन होता है। तो इस तरह से ये जो एक्टिन फिलामेंट है वो मायोसिन फिलामेंट के ऊपर स्लाइड करते हैं और मसल कॉन्ट्रैक्ट करती है। जब ये मसल कॉन्ट्रैक्ट करती है तो जेड बैंड जो होते हैं एक दूसरे के क्लोज आ जाते हैं, और जितने भी सार्कोमियर्स हैं उनमें इस तरह से कॉन्ट्रैक्शन होता है। जब सार्कोमियर में कॉन्ट्रैक्शन होगा तो पूरे मायोफाइब्रल जो होता है पूरा मायोफाइब्रल कॉन्ट्रैक्ट करेगा। जब पूरा मायोफाइब्रल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो मसल फाइबर कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, और जब मसल फाइबर कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या होता है कि जो मसल्स होती हैं वो बोन्स से टेंडन्स के थ्रू जुड़ी होती हैं। तो जब मसल में कॉन्ट्रैक्शन होता है तो टेंडन में एक तरह का खिंचाव होता है, टेंडन खींचते हैं, या पुल मसल कॉन्ट्रैक्शन की वजह से वो उनमें खिंचाव होता है, जिसकी वजह से जिस बोन से वो अटैच है वो मूव करती है। तो इस तरह से मूवमेंट होता है मसल कॉन्ट्रैक्शन की वजह से। तो आज का हमारा ये टॉपिक ख़त्म हुआ। आई होप आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।